नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राधा बाका आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम गृह विज्ञान विषय के 7 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 8 का एक भाग हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज हम अध्याय 8 का पार्ट 2 जिसका नाम है भोजन तैयार करना का अध्ययन करेंगे। हमने पार्ट 1 में भोजन की पकाने की विधियों के बारे में पढ़ा था और जो भोजन की पकाने की विधियां हैं उस दौरान कुछ मात्रा में क्या है पौष्टिक तत्वों का क्या होता है क्षय हो जाता है। तो हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है जिससे क्या हो हमारे भोजन के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं उनको क्या है हम हानि होने से बचा सके। जैसे हम भोजन को क्या है काटने से पूर्व ही हम उसको धो लें। हमें क्या है उसके बड़े बड़े टुकड़े हमें काटने चाहिए। हम उसका क्या है पानी हम जिस पानी में हम भोजन को क्या है भिगो रहे हैं उस पानी का इस्तेमाल भी हमें क्या है भोजन पकाने के दौरान कर लेना चाहिए। तो उन्हीं बिंदुओं को हम थोड़ा थोड़ा आज क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए भोजन पकाने की जो विधियां हैं उनसे क्या हो रहा है आपके भोजन स्वादिष्ट और रुचिकर तो बनता है और पकाने के प्रत्येक चरण पर कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इस हानि को बचाने के लिए हमें क्या है छीलने और काटने से पहले ही सब्जियों को क्या कर लेना चाहिए धोना चाहिए जिससे पानी में जो घुलनशील विटामिन और खनिज लवण है वह क्या हो नष्ट नहीं होंगे। हमने एक अध्याय में पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और कुछ विटामिन क्या होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन है ये जल के साथ में घुलकर क्या है आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को क्या है आपके काटने से पूर्व ही उसको धो लेना चाहिए। दूसरी बात आप जो पकाने में सब्जियों को या फलों को आप जो पकाने में समय लेते हैं तो उस समय से भी क्या होता है भोजन के अंदर जो पौष्टिक तत्व है वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें पकाने में क्या है अधिक समय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात हम जैसे अभी मैंने बताया आपको जो सब्जियां हैं या फल हैं उनके क्या है हमें बड़े बड़े स्लाइसेस काटने चाहिए या बड़े टुकड़े काटने चाहिए। बड़े टुकड़े काटने से क्या है आपके जो पौष्टिक तत्वों का क्षय है वह कम होगा क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में कम आएंगे क्योंकि उनको काटने से भी क्या है आपका उनके पौष्टिक तत्व क्या हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं। तो हमें उन्हें किस रूप में बड़े टुकड़ों के रूप में हमें काटना चाहिए। सब्जियों और जल को क्या है हमें ढककर ही पकाना चाहिए। जैसे आपने उसके अंदर सब्जी और जल डाला है तो उसके बाद में उस बर्तन को क्या कर दीजिए ढक दीजिए। तो ढकने से क्या होगा उसका जो वाष्पन हो रहा है और उस वाष्पन के थ्रू भी क्या हो रहा है आपके जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका क्या हो रहा है नाश हो रहा है। तो हमें बहुत सब्जियों को क्या है कम जल में ढककर ही क्या करना चाहिए पकाना चाहिए जिससे क्या है आपके जल में घुलनशील जो विटामिन है वह सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि हमें सब्जियों को क्या है कम समय के लिए क्या है उसको हमें पकाना चाहिए जितना वो केवल नरम हो जाए उससे ज्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए। जो सब्जियां हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आपके उन सब्जियों को क्या है आप बिना पानी के भी पकाया जा सकता है क्योंकि उनके उन सब्जियों में क्या है आपने उनको धो लिया है पहले और धोने के बाद में क्या उन सब्जियों में अपने आप में भी वाटर होता है तो उसी पानी के अंदर क्या है वो सब्जियां पक जाती है। इसलिए हमें और एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इन सब्जियों को क्या है आप बिना पानी के भी पका सकते हैं क्योंकि उनमें अपने आप में स्वयं में ही क्या हो रहा है पर्याप्त मात्रा में उसमें जल है। जो भी प्रतिदिन हम सब्जियां खा रहे हैं उनमें कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं जैसे हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो जो हम सलाद में हमें जो पकाने में हमारे पौष्टिक तत्वों का नाश है क्षय हो रहा है तो वह नहीं होगा। तो जिन सब्जियों का उपयोग हम कच्चे रूप में कर सकते हैं उन्हें हमें क्या है कच्चा सलाद के रूप में ही खा लेना चाहिए। कुछ सब्जियां और फल हैं जैसे क्या है उनके
छिलके होते हैं और उनको हम क्या है, छिलका उतारने की हमें ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे क्या है, सेब है या आपके चीकू है, इनको क्या है हम छिलके सहित खा सकते हैं, तो उन्हें हमें क्या पील करने की या छीलने की आवश्यकता नहीं है। और छीलने से भी क्या हो रहा है, उसके अंदर आपके जो बाहर की लेयर पे जो पौष्टिक तत्व है, उनकी जो कवर पे या उसकी जो परत पे जो पौष्टिक तत्व होते हैं वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये अच्छा है कि आप उनको छिलके सहित ही खा लें। और जो फल और सब्जियां हैं उनको क्या है, जैसे ही आप तुरंत काटें और तुरंत ही उसको खा लें। ये नहीं कि हमने उसको काट के थोड़ी देर के लिए रख दिया या फ्रिज में उसको हमने स्टोर करके रख दिया, उससे भी क्या होता है, आपके फलों में या सब्जियों में क्या होता है, जो पौष्टिक तत्व है वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपके जो अनाज है, अनाजों में भी क्या होता है, हम गेहूं का आटा है या जौ का आटा है, तो हम क्या है उसको बड़ा महीन पिसा लेते हैं या बारीक हम उसको पिसवा लेते हैं या पीस लेते हैं। तो जो हम बारीक पीस रहे हैं उससे भी क्या हो रहा है, उसके पौष्टिक तत्वों का क्षय हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह हीट के कांटेक्ट में आ रहा है और उसके जो बारीक आप उसका चूरा या उसका जो आटा बना रहे हो उस दौरान भी क्या हो गया है, उसके जो पौष्टिक तत्व है वह क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमें जो अनाज है उसे भी हमें ज्यादा महीन नहीं पिसाना चाहिए। और साथ ही साथ में हम जो चलनी के साथ में आटा छानते हैं तो जो उसका चोकर निकल जाता है, उस चोकर के अंदर भी क्या है, आपके विटामिन्स है, आपके बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन्स है वह क्या उस या फाइबर्स या रेशे हैं वह क्या है उसके साथ में निकल जाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा महीन छलनी से उसको नहीं छानना चाहिए, क्योंकि चोकर के साथ में भी क्या हो रहा है, आपके पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वह क्या हो रहा है, आपके नष्ट हो जाता है, क्योंकि उस चोकर पे भी आपके क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं जिन्हें हम घर के अंदर ध्यान रख सकते हैं और हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं उनको हम बचा सकते हैं, और हमारे परिवार के लिए वो क्या है, हम एक अच्छा पोषण मूल्य हम हमारे परिवार को दे सकते हैं। और अब देखिए, जैसे हर दालें और चावल हैं, इसको हम क्या करते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के धो लेते हैं, और रगड़ रगड़ के धो लेने से क्या होता है, इनके जो पौष्टिक तत्व हैं, बाहर की जो जो लेयर के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं वे पानी के साथ में निकल जाते हैं। तो पानी के साथ में निकल के तो जो उसके मूल्य हैं, जो पौष्टिक मूल्य है वह तो हमारे शरीर को मिल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि वह पानी के साथ में बह गए हैं। अगली बात ये आती है कि ये जो दाल और चावल को हम क्या करते हैं, पकाने से पूर्व हम उसको क्या कर लेते हैं, भिगो लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भिगोने से पहले बात तो वह नरम हो जाता है, दूसरी बात वह कि जो पकाने के दौरान जो उसके पौष्टिक मूल्य जो नष्ट हो रहे हैं वह भी बच जाते हैं। लेकिन इस पानी को क्या है, हम उसको फेंक देते हैं, वह सही नहीं है। आप उसी पानी का उपयोग क्या है, पकाने के लिए भी कर सकते हो, जिसके जो उसके पौष्टिक मूल्य हैं, जैसे विटामिन है आपके बी कॉम्प्लेक्स वाले, जो उनसे होने वाली क्षति है उससे भी हम क्या है, बच सकते हैं। क्योंकि जल में घुलनशील जो विटामिन है वह क्या है, जल के साथ में मिलकर क्या है, निकल जाते हैं, बह जाते हैं। तो हमारे शरीर को तो ये बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाते हैं। अगली बात, पकाने से क्या है, आपके जो दाल चावल का, ये बात मैंने आपको बताई कि उसी पानी का हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि ये जो पानी के साथ में जो घुलनशील विटामिन है और खनिज लवण है इनको हम क्या कर सके, बचा सके। अब आपके जो हम खाने के दौरान क्या करते हैं, हम भोजन के अंदर मीठा सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो मीठा सोडा है ये भी क्या है, आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करता है, उसके लिए बाधक का काम करता है। तो हमें खाने के अंदर जहां तक हो सके इसका मीठा सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पौष्टिक तत्वों की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें भोजन क्या है, कम समय के लिए पकाना चाहिए, और जितनी हमें उसके लिए पर्याप्त मात्रा की जल की आवश्यकता है उतना ही जल हमें उस भोजन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें क्या है, ताकि हमारे जो पौष्टिक तत्व है वह क्या है, बच सके।
ये बात हो गई आपके फलों और सब्जियों और अनाज की। अब देखें, हम जो दूध है, वह दूध भी क्या है, हम उसको क्या है, बार बार में उबालते रहते हैं। बार बार में उबालने से भी क्या होता है, उसके जो पौष्टिक तत्व है वह क्या, कम हो रहे हैं। हमें जो दूध है, हमें जितना आवश्यकता हो उतनी ही हमें उबालना चाहिए। दूसरी बात, हमें दूध को क्या है, ढक कर उबालना चाहिए, ताकि जो वाष्पन के दौरान जो उसके पौष्टिक तत्वों का नाश हो रहा है उससे भी हम बच सके। तो बार बार दूध को उबालने और धूप में भी हमें खुला छोड़ देने से भी उसके जो पौष्टिक तत्व है वे क्या हो रहे हैं, नष्ट होते हैं। भोजन पे क्या होता है, अब आपके जब भोजन पकता है तो वो ताप के संपर्क में आता है। ताप के संपर्क में आने से उसके क्या है, उसके अंदर बाह्य परिवर्तन भी होते हैं और आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। देखिए, बाह्य परिवर्तन में क्या होता है, आपके उसके रंग में परिवर्तन आता है, उसकी गंध में परिवर्तन आता है और उसकी संरचना और बनावट में परिवर्तन आता है। जैसे आपने भोजन को पकाया और जैसे हरी सब्जी को आपने पकाया तो उसका जो हरा रंग है वह कैसा हो जाता है, गहरा रंग हो जाता है। यानी कि उसका जो ग्रीन कलर है वह क्या है, थोड़े से डार्क ग्रीन कलर में वह परिवर्तित हो जाता है। या फिर कुछ सब्जियां होती है, जैसे आपने गाजर है, गाजर का आपने हलवा बनाया या उसको आपने दूध के साथ में उबाला या पकाया तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका हल्का गुलाबी रंग हो जाता है। आप रोटी सेकते हो तो रोटी सेकने के बाद में क्या है, आपके हल्का भूरा रंग उसका हो जाता है सेकने के बाद में। ये सब परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन किस कारण से आ रहे हैं, आपके ताप के प्रभाव के कारण आ रहे हैं। ऐसे ही आपने मांस के लाल टुकड़े को जब आपने पकाया तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा भूरा रंग हो जाता है। तो इस तरह से जब हम भोजन को पका रहे हैं तो उस भोजन को पकाने में उसके रंग में, उसके गंध में और उसकी बनावट में परिवर्तन आ रहा है। देखिए, अब उसके गंध में, अब भोजन को पकाने से क्या हो रहा है, जो व्यंजन है वह क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है। उसको पकाने से उसकी सुगंध में बढ़ोतरी हो गई है और खाना साथ के साथ में क्या हो गया है, स्वादिष्ट भी हो गया है। इसी तरह से क्या है, आपके भोजन को पकाने से जैसे मछली या अन्य मांसाहारी व्यंजन जिनके अंदर क्या होता है, अवांछनीय गंध जो होती है वह भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। देखिए, उसके बनावट में क्या अंतर आता है, भोजन को पकाने से क्या हो गया है, भोजन नरम और मुलायम हो गया है, जिससे वह क्या हो गया है, भोजन सुपाच्य हो जाता है। उसको पचाने के लिए वह क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है और उसको हम आसानी से चबा भी सकते हैं। अब ये बात हमने जो गंध की, जो रंग की, जो बनावट की हमने बात की, ये है उस भोजन की बाह्य परिवर्तन की बात की। अब हम बात करते हैं भोजन के आंतरिक परिवर्तन की। देखिए, आंतरिक परिवर्तन में भी कुछ जो पोषक तत्व हैं उनमें परिवर्तन आता है। ये पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इनके अंदर भी क्या होता है, आपके आंतरिक परिवर्तन आता है। आंतरिक परिवर्तन में हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको जब हम पकाते हैं तो भोजन में से क्या होता है, जो स्टार्च है वह क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जो स्टार्च के कण हैं वह क्या हो जाते हैं, आपके फूल जाते हैं और अत्यधिक पकाने पर क्या हो जाते हैं, इनके अणु भी फट जाते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स आपके जल में भी क्या हो जाती है, साथ ही साथ में अवशोषित हो जाती है। ऐसे ही हम बात करें आपके प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या होता है, गर्म करने पर क्या हो जाता है, जमकर क्या हो गया है, मुलायम हो जाता है। और अगर हम इसे अधिक पकाते हैं तो पकाने पर जो उसके अंदर जो प्रोटीन का जो तत्व है वह क्या हो जाता है, आपके थोड़ा सा कड़ा हो जाता है या कठोर हो जाता है। जैसे अंडे को क्या है, हम पकाएं तो उसका एल्ब्यूमिन क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये प्रोटीन के अंदर, उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वहीं वसा, वसा को जब हम गर्म तापमान पर हम उसको पकाते हैं तो वसा के जो अम्ल हैं, जैसे आपके वसा के अंदर क्या है, फैटी एसिड्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल होता है वह क्या हो जाता है, उसके साथ में मुक्त होकर विखंडित
हो जाता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा स्टार्च के कण में परिवर्तन आ रहा है। वसा में हमने देखा कि उसके प्रोटीन है वो क्या हो गया है, आपके नरम भी हो गया है, साथ में उसको हम ज्यादा उसको पका लेते हैं तो उससे वह कठोर हो जाता है। और वसा, वसा के अंदर क्या है, जो वो उसके अंदर आपके फैटी एसिड्स है और ग्लिसरॉल है, वह क्या हो जाता है, अधिक पकाने पर विखंडित हो जाती है। ऐसे ही जो खनिज लवण है उसके अंदर ताप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, आप अत्यधिक जब खनिज लवण को पका लेते हो और या फिर उसके साथ का जो पानी है उसको फेंक देते हो या उसका उपयोग नहीं करते हो, तो उसके अंदर के खनिज लवण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खनिज लवण में हम क्या है, जैसे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के लिए कहा जाता है कि आयोडीन हम नमक के अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हम जब खाने के अंदर आप, जब भोजन के अंदर आप नमक डाल रहे हो तो उसको लास्ट में या अंतिम डालना चाहिए, क्योंकि वह ताप के प्रभाव से क्या हो जाता है, उसके ऊपर वह नष्ट हो जाता है। तो हमें जब भी खाना पका रहे हैं या सब्जी हम बना रहे हैं तो जो नमक का प्रयोग है वह हम क्या है, लास्ट में या अंतिम रूप से करेंगे तो हम उसके आयोडीन को बचा सकते हैं। ऐसे ही हम अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन में क्या है, आपके जो विटामिन सी है या विटामिन बी है वह तो जल के साथ में क्या होता है, अभी हमने बात करी थी कि बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन जल के साथ घुलनशील होकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या हम उसको पकाते समय भी वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही विटामिन सी क्या है, आपके एयर के जब कांटेक्ट में आता है या हम उसको गर्म करते हैं या आपके हवा के जब संपर्क में आता है तो वह क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सामान्यतः घर के अंदर क्या है, लेमन या नींबू को क्या है, हम दो टुकड़े में काटते हैं, जितना हमें प्रयोग करना होता है, एक हमने आधा हिस्सा नींबू का हमने प्रयोग किया और आधा हिस्सा हमने रख दिया। वह क्या है, उसमें जो नींबू का आधा हिस्सा हमने जो रख दिया उसके अंदर क्या है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जब काट के रखा तो वह हवा के संपर्क में आया, और हवा के संपर्क में आने से क्या हो गया, उसका विटामिन सी बड़ी ही सरलता से क्या हो गया है, ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो गया है। तो हम जब भी नींबू को काटे क्या है, जितना हमने उसको हल्का सा क्या चीरा लगाना है और जितना हमें प्रयोग में लेना है उतनी हमने उसमें ड्रॉप्स यूज कर लेनी है। इससे क्या होगा, क्योंकि वह पूरा नींबू नहीं कटेगा और पूरा नींबू नहीं कटने से वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा और उसका जो विटामिन सी है वह भी ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो जितना हमें उपयोग में लेना है हमें उतना ही आपके नींबू है, संतरा है या विटामिन सी वाले जो खाद्य पदार्थ है उनका हमें उतना ही प्रयोग में लेना चाहिए। अब बात आती है बी कॉम्प्लेक्स की। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी के साथ धोने से भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और अतिरिक्त पानी के साथ फेंकने से भी इसका क्या हो जाता है, जल में जो घुलनशील विटामिन है उनका क्षय हो जाता है। मीठे सोडे वाली बात भी हम कर चुके हैं, तो मीठे सोडे के प्रयोग से भी क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह भी भोजन के अंदर नष्ट हो जाते हैं। अब हम पोषक तत्वों को किस तरह से घरेलू स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर क्या है हम बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है हमारे जो ये पोषक तत्व हैं जिनका क्षय हो रहा है, जिनको हमने सावधानी हमने बरती है फिर भी कुछ मात्रा में क्या है, इनका ताप के प्रभाव से, हवा के संपर्क में या काटने से, छीलने से क्या हो रहा है, इनके अंदर क्षय हो रहा है। तो इनको हम घरेलू स्तर पर हम इनमें समृद्धि भी कर सकते हैं। तो इन पोषक तत्वों का जो हम मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं उसे ही हम पोषक तत्वों का संवर्धन कहते हैं, और इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं। जैसे हम इन कुछ विधियों का प्रयोग घरेलू स्तर पर करके हम इनके पोषक तत्वों में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे एक विधि है जर्मिनेशन मेथड या अंकुरण विधि। इस विधि का प्रयोग कर कर भी हम क्या है, पोषक तत्वों के अंदर क्या है, आपके वृद्धि कर सकते हैं। आपके खमीरीकरण विधि जिसे हम फर्मेंटेशन मेथड भी कहते हैं, और इसका प्रयोग कर कर भी हम पोषक तत्वों में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। वहीं सम्मिश्रण मेथड जिसे हम कॉम्बिनेशन मेथड भी कह रहे हैं, इसका प्रयोग कर कर भी हम क्या है, पोषक तत्वों के में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए
ये बात तो हो गई आपके घरेलू स्तर पर हम इन 3 विधियों का प्रयोग करके हम पोषक तत्वों के मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। वहीं हम अगर औद्योगिक स्तर पर पोषक तत्वों में वृद्धि करना चाहें तो हम जैसे फोर्टिफिकेशन मेथड से, जिसे हम समृद्धि द्वारा या फोर्टिफिकेशन मेथड के द्वारा भी हम भोजन के अंदर पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं। दूसरी बात आती है आपके गुणवत्ता वृद्धि द्वारा, जिसे हम एनरिचमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम पोषक तत्वों में क्या है औद्योगिक स्तर पर आपके पोषक तत्वों में वृद्धि कर सकते हैं उन भोज्य सामग्रियों में। अब पहली बात हम घरेलू स्तर पर, जैसे हम अंकुरण विधि है, अंकुरण विधि से आपने घर पर सभी ने इस विधि का प्रयोग अवश्य ही किया होगा। इसके लिए क्या है, जैसे साबुत अनाज है, साबुत जो दालें हैं जैसे मूंग मोठ आदि हैं, है ना, ये इन सबको क्या करते हो आप उगा लेते हो, जिसे हम क्या कहते हैं अंकुरित करना कहते हैं। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या है, जैसे चना मोठ साबुत दालें आदि को हम क्या कर रहे हैं अंकुरण करते हैं। इस विधि के लिए करते क्या है, इस विधि के लिए जो भी भोज्य पदार्थ है उसको आप क्या है पहले पानी में आप कुछ समय के लिए उसको भिगोकर रखते हैं, और फिर उसको जब थोड़ा वह भीग जाता है, 2 4 5 घंटे जब वह भीग जाता है, तो भीगने के बाद में क्या है उसको आप उसका पानी निकालते हो, और पानी के बाद में उसको क्या है एक मलमल के कपड़े में क्या है आप उसको बांध देते हो लगभग 24 घंटे के लिए। तो जब उसको आप बांधते हो तो उसके बाद में क्या है उसके अंदर क्या है उसकी रेशे निकल जाते हैं आपकी। यही विधि क्या है आपके अंकुरण की विधि है, जिसके लिए आप क्या हो उसको भिगोकर मलमल के महीन कपड़े में बांधते हो लगभग 24 घंटे के लिए, और वह भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है अंकुरित हो जाता है। इससे क्या होता है उस भोज्य पदार्थ के अंदर आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन हैं उनमें क्या होती है वृद्धि होती है, साथ ही साथ में आपके विटामिन सी में भी वृद्धि होती है। तो आपके जो अंकुरण विधि है उससे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही जो उसमें संयोजित लौह तत्व है वह भी क्या है शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हमने जब लौह आपके तत्व पढ़े थे हमने उसमें पढ़े थे कि कुछ भोज्य पदार्थों में ऑक्सिलेट्स होते हैं जिन्हें हम बाधक तत्व कहते हैं। अगर हम उनको अंकुरित कर लेते हैं तो जो बाधक तत्व है वह भी क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर को क्या है आपके संयोजित लौह तत्व क्या है आसानी से उपयोगी हो सकता है, या उसका हमारे शरीर के अंदर आसानी से वह क्या होता है पाचन और अवशोषण उसका हो जाता है। भोजन आपके क्या हो रहा है नरम और सुपाच्य हो गया है, और उसको पकाना भी क्या हो गया है आसान हो गया है। तो इस रूप में आपने जो है आपके अंकुरण आपने घर पर अवश्य ही करके भोज्य पदार्थों को खाया होगा। आपके खमीरीकरण जो मेथड है, खमीरीकरण के मेथड में क्या है इसके अंदर स्टार्च वाले जो खाद्य पदार्थ है उनको अपने किसी खट्टे पदार्थ के अंदर क्या है आप उसको रखते हो, तो उससे क्या है आपके ईस्ट या फिर आपके खमीरीकरण उसके अंदर होता है ईस्ट के माध्यम से। तो आपके जैसे आटा है मैदा है दही दालों आदि को आप क्या कर सकते हो खमीरीकृत कर सकते हो। खमीरीकृत करने के लिए आपने जो स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ है उसको दही या खट्टे पदार्थ के साथ में भिगोया है, और जिससे उसमें क्या हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। तो वह खाद्य पदार्थ जब आपने देखा होगा आप घर पर इडली डोसा आदि आप इस तरह के जब उसका बैटर तैयार करते हो या उसका जब घोल तैयार करते हो तो उसके अंदर क्या है थोड़ा सा आपके एयर उसके अंदर डेवलप हो जाती है और वह फूल जाता है, और उसको जब आप बनाते हो भोज्य पदार्थों को तो वह क्या होता है थोड़ा स्पंजी होता है। ये इसलिए ही होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके अंदर अल्कोहल भी बनता है, जिससे उसे उस खाद्य पदार्थ में क्या है आपके जैसे विटामिन बी और विटामिन सी आपके क्या है आपके उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए इसके प्रभाव में देखें विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स में क्या होती है बढ़ोतरी होती है, खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाता है। उसके अंदर क्या है आपके प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में विखंडित हो जाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ हमारे लिए क्या है पाचन के लिए हमारे क्या है सुपाच्य हो जाता है।
सम्मिश्रण मेथड। सम्मिश्रण मेथड क्या है आपके, जैसे दो भोज्य पदार्थ हैं आपके, जो दो खाद्य समूह हैं उनको मिलाकर क्या है, जैसे अनाज एवं दालें, अनाज एवं दूध, दाल, खाद्य समूह आदि को मिलाना, विभिन्न खाद्य वर्गों के जो भोज्य पदार्थों को मिलाना और उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो सकते हैं, जैसे खीर, हलवा, खिचड़ी, इडली, डोसा आदि। इसके प्रभाव से क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप भोजन के पोषणात्मक मूल्यों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम बात करते हैं भोजन, अगर हमारे घर पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो भोज्य पदार्थ क्या हम बनाते हैं घर के अंदर और वह क्या हो जाता है हमारे घर के अंदर बच जाते हैं, तो उन भोज्य पदार्थों का भी हम घर के अंदर क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम सब्जियों या पुलावों को क्या है, उबले आलू के साथ में मिलाकर हम क्या बना लें, उसके कटलेट्स बना लें, ठीक है, और या फिर उसके कोफ्ता बना लें हम। तो इस तरह से हमारे जो घर के अंदर हमारी जो सब्जियां बच गई हैं उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। वहीं जब हमारे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे दही है, इसका प्रयोग भी हम पुनः कर सकते हैं। उससे हम क्या बना लेते हैं, घर के अंदर कढ़ी बना लेते हैं, या फिर इस खट्टे दही का प्रयोग कर कर हमने क्या किया, उसके साथ में इडली बना ली है, या फिर हमने उसको आटे या मैदा के साथ में गूंथ कर हमने उसके क्या है, भटूरे बना लिए हैं। चावल के साथ मिलाकर हमने क्या बना लिया है, दही चावल बना लिया है। तो इस तरह से जो बचा हुआ जो हमारे लिए खाना है उसका भी हमें घर के अंदर क्या करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर डबल रोटी बच गई है, तो उसके स्लाइसिस के अंदर हम क्या कर लें, आलू भरकर हमने उसके सैंडविच बना लिए, या फिर टिक्की बना ली, या कटलेट्स हमने घर के अंदर बना लिए हैं। वहीं हमारे घर में अगर हरी पत्तेदार सब्जियां बच गई है तो उसको हमने क्या किया है, आटे के साथ में हमने गूंथ कर क्या बना ली, पराठे या पूड़ी बना ली है। तो इस तरह से हमारे घर के अंदर क्या है, कुछ कुछ खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, उन्हें हमें क्या है, दोबारा हम उसके अन्य किसी खाद्य समूह के साथ में मिलाकर हम क्या है, कुछ नया व्यंजन बना सकते हैं, जिससे क्या है हमारे जो परिवार का जो आपके जो खाना है वह भी क्या है, बच रहा है, और हम क्या है अपनी मितव्ययता को भी दिखा रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने जो ये अध्याय पढ़ा है, अध्याय 8 भोजन तैयार करना, इसके माध्यम से क्या है आपको काफी जानकारी मिली है, जिससे आपके पौष्टिक जो तत्व है उनको हम क्या है घरेलू स्तर पर बचा सकते हैं, साथ ही साथ में हम उसको घरेलू स्तर पर क्या कर सकते हैं, समृद्धि भी कर सकते हैं। और जितनी भी हमने पकाने की विधियां पढ़ी है उससे भी आपको यह जानकारी हुई है कि कौन से खाद्य पदार्थ को आपके भोजन के पकाने की विधि के माध्यम से बचाया जा सकता है और हमें किस रूप में उसको बनाना चाहिए। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और ये जितना भी हम इसमें हम जानकारी ले रहे हैं उस जानकारी का हम क्या है, हमारी आपके जो स्कूली आपके शिक्षा है उसके अलावा आप उसको अपने पारिवारिक जीवन में जरूर उतारेंगे, और अपने पारिवारिक जीवन के जो अपनी जो भागीदारी दे रहे हैं उसको आप अपना बहुमूल्य साबित कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।